हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरापुर। आर्यम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम टेंस का अध्ययन करेंगे। जितने टेंस हैं सभी टेंस को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके बाद अन्य टॉपिक पे चलेंगे। तो अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो 12 के 12 टेंस आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत कम समय में, और आपके पूरा समझ में भी आ जाएगा। तो इसलिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई समय को वेस्ट करते हुए। देखिए टेंस माने होता है काल, समय। तो किसे कहते हैं टेंस? तो टेंस की परिभाषा की बात करें तो क्रिया के रूप के परिवर्तन को टेंस कहते हैं। तो टेंस अगर क्रिया बदल गई तो टेंस बदल जाएगा। जैसे वह जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जाता था, पास्ट इंडेफिनिट। जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। जा रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह से क्रिया बदल दी है, टेंस बदल जाएगा। अब देखिए टेंस दो चीज़ों से मिलकर बना है, समय और कार्य की अवस्था। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। समय कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आदमी या तो प्रेजेंट में बात करेगा, या तो पास्ट में बात करेगा, या तो फ्यूचर की बात करेगा। और अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4, इंडेफिनिट, अनिश्चित अवस्था जिसको कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, जारी है कार्य, ये अवस्था एकदम जारी रहने की अवस्था है। परफेक्ट, कार्य पूर्ण है, परफेक्ट पूर्ण अवस्था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पूर्ण प्लस जारी। जैसे कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें अगर हम समय दे देते हैं तो वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो यानी 1 घंटे पढ़ाने का काम पूरा हो गया, आगे भी जारी है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से ये अवस्थाएँ हैं। अब चलिए हम एक एक टेंस को, एक क्या टेंस क्या 3 टेंस पढ़ते हैं। तीनों का इंडेफिनिट एक साथ पढ़ेंगे, तीनों का कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक ही स्ट्रक्चर से हम तीनों लेके चलेंगे ताकि कम समय में आपको पूरा हो जाए। बाकी आप इसका कंप्लीट वीडियो में अलग अलग पढ़ा चुका हूँ चैनल पे, टेंस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडेफिनिट टेंस की। पहले अध्ययन करते हैं इंडेफिनिट टेंस। देखिए इंडेफिनिट में जो है हम तीनों का इंडेफिनिट एक साथ देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू और डज, ये सहायक क्रिया है। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता है की जगह था आ जाएगा, तो पास्ट टेंस हो जाएगा ता था, ती थी, ते थे, ये आ जाएंगे। या इसमें आ जाएगा आ, ई, ए, ये भी आ जाएंगे। जैसे वह घर पहुंचा, पहुंची, पहुंचे। और इसके अलावा इसमें या था भी आ जाएगा। जैसे वह कल विद्यालय गया था, या था, ये थी, ये थे, ये सभी भी आ जाते हैं। और इसकी सहायक क्रिया की बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसमें एक सहायक क्रिया है, उसका नाम है डिड। और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है सहायक पहचान केवल एक शब्द आपको याद करना है, गा, गे, गी। केवल आपको इतना ध्यान देना है कि गा, गे, गी। गा शब्द आ जाएगा, वह जाएगा, वह आएगी, वह खाएगा, तो गा, गे, गी आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी सहायक क्रिया 2 है, एक का नाम है बिल, एक का नाम है सैल। तो अब हम ये जान लेते हैं कौन सी सहायक क्रिया किसके साथ लगेगी थोड़ा सा। तो डज जो है हमेशा एक वचन के साथ लगेगा, इतना ध्यान देना है। और एक आपको ट्रिक बता देना है, कोई भी सहायक क्रिया जिसके अंत में यस रहेगा वो एक वचन के साथ लगेगी, कि यस मतलब सिंगुलर होता है। इसी से ट्रिक बना लीजिए। जैसे डज है, इज है, वाज है, हैज है, तो सारी सहायक क्रिया एक वचन के साथ लगेंगी जिसमें यस है। बाकी ये डू जो है ये बहुवचन के साथ लगेगी। और जब एक ही है पास्ट इंडेफिनिट में तो ये सबके साथ यही लगेगी। फ्यूचर में क्या ध्यान देना है? आई और वी, ये 2 शब्द देखना है। आई, वी के साथ सै लगेगा, बाकी साथ बिल लगेगा। एक्सेप्शन में इसके अपवाद स्वरूप में देखेंगे तो आई, वी के साथ बिल भी लग जाता है। बिल सैल का यूज़ देखेंगे, जैसे कोई दृढ़ निश्चय है, धमकी है, वचन है, ये सब प्रकट करना हो तो आई, वी के साथ बिल भी लग जाता है। जैसे मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, आई विल मर्डर यू। प्रॉमिस है, आई विल नेवर डिसीव यू, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। तो ये सब वचन है, धमकी है, तो लग सकता है, नहीं तो जनरली सैल ही लगता है। तो आपको इतना ध्यान देना है, आई के साथ सैल, बाकी के साथ बिल। तो चलिए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल सहित देखते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस।
तो AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस माने होता है सकारात्मक वाक्य, या इसका नाम एक है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। निगेटिव माने होता है नकारात्मक वाक्य। और पॉजिटिव माने होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें कोई बात स्वीकार कर लिया जाता है। तो आप चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस का हो या पॉजिटिव सेंटेंस का हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए तीनों का हम एक साथ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। अगर हाँ कर्ता एक वचन है तो उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा, क्योंकि देखिए पूरे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दो टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है। और सहायक क्रिया नहीं लगेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एक वचन है तो यस या ईएस, और पास्ट इंडेफिनिट सभी के साथ सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या किया जाएगा? विल या शैल लिखा जाएगा और इसके साथ वर्ब की क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, अदर वर्ड लिख दिया जाएगा। इतना आपको ध्यान देना अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया नहीं लगेगी, फ्यूचर में लगेगी। अब उदाहरण देख लेते हैं। वह प्रतिदिन किताब पढ़ता है। वह प्रतिदिन किताब पढ़ता है। अगर यही पढ़ता है की जगह पढ़ता था कर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि क्रिया बदल गए तो टेंस बदल गया। वह प्रतिदिन किताब पढ़ेगा, ये देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज करने से टेंस बदल जाता है। एक साथ अध्ययन करेंगे तो इससे आपका बेनिफिट भी होगा। आप चाहे ग्रामर में आप वाक्य लिखिए या बोलिए, सब में आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो इसका हम अंग्रेजी बना लेते हैं इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट किसे करते हैं? कर्ता, जो कोई कार्य करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य के शुरू में रहेगा अफर्मेटिव या निगेटिव के सब्जेक्ट। वाक्य अंग्रेजी ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहाँ रहेगी? हिंदी वाक्य के अंत में जो है उसे हम वर्ब कहते हैं। पढ़ना वर्ब है, जो मतलब एक्शन वर्ड जिससे कोई कार्य करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। पढ़ना करेंगे रीड होता है, ही एक वचन है तो यस जोड़ देंगे। ही रीड्स क्या पढ़ता है? किताब। ही रीड्स ए बुक, काउंटेबल नाउन ये लगा देंगे। कब पढ़ता है? डेली। डेली आपका अदर वर्ड है। अब यही पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो ही रेड ए बुक हो जाएगा। जो रीड का सेकंड फॉर्म रेड लिखा जाएगा, लिखा हुआ स्पेलिंग वही रहेगा, पढ़ा जाता है रेड। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? विल रीड, ही विल रीड ए बुक। तो सब कुछ वही रहेगा। तो इस तरह से आपका तीनों टेंस में इस तरह से बन जाएगा। अगर मान लीजिए वह की जगह आपका दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, वे आ जाएगा। मान लीजिए वे प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं, तब ये हो जाएगा पढ़ते हैं। तो ही की जगह दे हो जाएगा। दे रीड्स में से यह सट जाएगा रीड। दे रीड ए बुक डेली। दे रेड ए बुक डेली, दे विल रीड ए बुक डेली। इस तरह से थोड़ा सा चेंजिंग करके आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं। चलिए और भी दूसरे वाक्य देख लेते हैं। लड़के यहाँ अंग्रेजी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ते थे, पढ़ेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे तो टेंस बदल जाएगा। तो हो जाएगा द बॉयज, लड़के, बिल लगेगा क्योंकि आई बी के साथ केवल सह लगता है। रीड पढ़ेंगे, ये तो फ्यूचर वाला हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इंग्लिश, यहाँ का अंग्रेजी होगा हियर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बन गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देख लेते हैं। द बॉयज, चलिए द बॉयज। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले देखिए रेड हो जाएगा, रीड। रीड ही लिखेगा, यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लड़के बहुवचन है। द बॉयज रीड इंग्लिश हियर, सब आगे सब कुछ वही रहेगा। और पास्ट इंडेफिनिट पे देखेंगे द बॉयज, स्पेलिंग वही रहेगी रेड, लेकिन पढ़ा जाएगा रेड इंग्लिश हियर।
इसका जो चार्ट रेड हो जाएगा तो सेकंड फॉर्म माना जाएगा, इसका रीड होगा ये फर्स्ट फॉर्म माना जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण एक देख लेते हैं। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता था पढ़ाऊँगा, अगर ये आ जाएगा पढ़ाऊँगा तो तीनों में हो जाएगा आई, पढ़ाना कहेंगे टीच, आई टीच यू ग्रामर, GRAMMAR, आई टीच यू ग्रामर, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ हो गया। और या फिर आप इसको एक तरीके है कि आई टीच ग्रामर चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं, GRAMMAR, ग्रामर टू यू। ये ग्रामर का एक रूल है, जिसे दो ऑब्जेक्ट है, किसे पढ़ाता हूँ तुम्हें, ये व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु वाले को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या पढ़ाता हूँ, व्याकरण। तो अगर चाहें तो हम वस्तु वाला पहले लिख सकते हैं, तब व्यक्ति वाला बाद में भी लिख सकते हैं, तब उसके पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं, टू मिस होता को। और व्यक्ति वाला पहले लिखेंगे तो टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सही सेंटेंस दोनों है। अब पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो टीच की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगा TAUGST, आई टाट यू ग्रामर, या आई टॉट ग्रामर टू यू। फ्यूचर में बनाएंगे आई शैल, फर्स्ट फॉर्म शैल के साथ लगेगा, आई शैल टीच यू ग्रामर। इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर वही एक वचन रहता है, जैसे मतलब मैं की जगह अगर मान लीजिए वह आ जाएगा, वह तुम्हें व्याकरण पढ़ाता है, ऐसे आ जाएगा, तो वह अगर ये ही हो जाएगा, तब टीच में क्या जुड़ जाएगा, ES, ही टीचेज यू ग्रामर, और ही टाट यू ग्रामर, ही विल टीच यू ग्रामर। इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो वर्ब में यस एक वचन के नाते जुड़ जाएगा। हाँ, यस कहाँ जुड़ता है, तो ये वहीं जुड़ेगा जहाँ नाउन आप जो है नाउन में यस या यस जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, उसी तरह से वर्ब में यस जोड़ के एक वचन बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है इंडेफिनिट टेंस का, तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू या डज रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो आपका जो है डिड लगेगा, क्योंकि डू या डज, डू का ही सेकंड फॉर्म डिड होता है, डू या डज का। फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो विल या शैल लग जाएगा, और तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख दिया जाएगा। देख लेते हैं उदाहरण। तुम अपना कपड़ा नहीं धोते हो। मान लीजिए वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, धोते थे धोगे या धुलोगे, बात है कि वह तुम अपना कपड़ा नहीं धुलोगे। तो इस तरह से टेंस तीनों में बना देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, तुम अपना कपड़ा नहीं धोते हो। डू नॉट वॉश, यू के साथ अपना अंग्रेजी लगता है योर, यू डू नॉट वॉश योर क्लॉथेज। सिले कपड़े हैं तो क्लॉथ का बहुवचन क्लॉथेज होता है, नहीं तो बिना सिले कपड़े हैं तो क्लॉथ में यस जोड़ देंगे क्लॉथ्स होता है, तो भी सही है। तो क्लॉथेज यहाँ हो जाएगा, कपड़ा नहीं धोते हो। अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं धोते थे तब क्या हो जाएगा, डू की जगह डिड कर दो, यू डिड नॉट वॉश योर क्लॉथेज। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यू विल नॉट वॉश योर क्लॉथेज। इस तरह से बहुत सिंपल है। आप इसका ग्रामर में क्या होता है, रटनेस नहीं आता, फंक्शन समझना पड़ता है कहाँ से क्या क्या होता है। तो इस तरह से तीनों में आप आराम से पकड़ सकते हो। अगर आपको बोलना है तो आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट में जा रहा है, वाक्य पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, वर्ब बदल दो टेंस बदल गया। तो बोलने में लिखने में हर जगह इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए एक आख वाक्य और देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। ये वाक्य है आपका।
करते थे पास्ट इंडेफिनिट होगा, करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो क्या होगा अंग्रेजी इसकी? सबसे पहले वी सहायक क्रिया वी के साथ, अच्छा फ्यूचर में बनाएंगे तो सही लगेगा। चलिए पहले हम बिना फ्यूचर के ही बना देते हैं। प्रेजेंट में वी डू नॉट, नष्ट करना कहीं जो होता है समय नष्ट करने के लिए वेस्ट लगता है, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, यहाँ का अंग्रेजी होगा हियर, ये चीज़ हो जाएगा। पास्ट में रहेगा तो वी डिड नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर, फ्यूचर में वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। अगर यही सब्जेक्ट अगर बदल गया, हम की जगह मान लीजिए वह आ गया, वह यहाँ अपना समय नष्ट नहीं करता है, तो वह के लिए जो है यहाँ ही लिख दिए, ही डू का डज हो जाएगा, ही डज नॉट वेस्ट, तब आवर जगह हो जाएगा हिज टाइम हियर। पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो जाएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये तो आपका निगेटिव सेंटेंस था। हाँ, एक बात और आपको निगेटिव सेंटेंस में ध्यान देने वाली बता दे रहे हैं। कभी कभी निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट किसी भी। तो आपको एक रूल ध्यान देना है, निगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं शब्द आए, ध्यान देना है, कभी नहीं शब्द आए तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से यानी कि या सूत्र से बनाते हैं, इतना ध्यान देना है। और जो नेवर, कभी नहीं कहेंगे, जो नेवर होगा वो हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखेंगे, इतना ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे वाक्य में नहीं गलती हो जाती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वह विद्यालय कभी नहीं जाता है, जाता है या जाता था या जाएगा, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। तो ही नेवर गोज टू स्कूल, वह विद्यालय कभी नहीं जाता है, अंग्रेजी होगी, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वाक्य देखिए क्या है कि ये मतलब 5% निगेटिव है और ये 95% अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसका सेंस केवल निगेटिव है, लेकिन वाक्य क्या है? अफर्मेटिव है। वह ये नेवर क्या है आपका? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार होता है ये बता रहा है। ये गोज टू स्कूल, वह विद्यालय कितनी बार जाता है? कभी नहीं जाता। तो ये नेवर एडवर्ब लगने से वाक्य पूरी तरह से निगेटिव नहीं होता। तो ये वाक्य क्या? अफर्मेटिव ही है। ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, कितनी बार जाता है? कभी नहीं। तो ये नेवर आ गया एडवर्ब, तो एडवर्ब लग गया मेन वर्ब से पहले, तो इसीलिए प्योर निगेटिव वाक्य नहीं है। तो डू नॉट, डज नॉट जब तक नहीं लगेगा तब तक इसको प्योर निगेटिव वाक्य नहीं कहते हैं। तो इसीलिए जब प्योर निगेटिव है नहीं तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनेगा और नेवर लग जाएगा एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब से पहले। तो ही नेवर गोज टू स्कूल, अगर यही वाक्य ही की जगह दे होता तो दे नेवर गो टू स्कूल हो जाता, तब यह सी एस नहीं लगता। पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए, ही नेवर वेंट टू स्कूल हो जाएगा, क्योंकि वह विद्यालय कभी नहीं जाता था, ऐसे हो जाएगा नेवर वेंट, माने कभी नहीं जाता था टू स्कूल। अगर ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाता था, नेवर लगा देने से वाक्य निगेटिव नहीं हुआ, ओनली 5% निगेटिव था। अब कभी नहीं विद्यालय जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? ही विल नेवर गो टू स्कूल, क्योंकि ही विल गो टू स्कूल वाक्य था, नेवर लग जाने से इसका सेंस निगेटिव हो गया, लेकिन वाक्य अफर्मेटिव है, तो यह एज एडवर्ब लग गया मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले लगता है नेवर। अगर हेल्पिंग वर्ब भी है तो केवल मेन वर्ब है तो उससे पहले लगेगी। तो केवल इतना ध्यान देना, मेन वर्ब से पहले नेवर को लगा देना। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा नेवर का कॉन्सेप्ट भी। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब इसको हम क्या शब्द से शुरू होने वाले जो सब सेंटेंस रहते हैं उसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य को हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। अब इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर हमेशा यस या नो आएगा। जैसे डू यू गो टू स्कूल, आप क्या आप विद्यालय जाते हो, आप कहोगे यस या नो, जो भी कहोगे। आर यू हंग्री, यस या नो। तो इस तरह से ये सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। और हिंदी में क्या शब्द आएगा? तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम क्या देखेंगे। स्ट्रक्चर वही निगेटिव सेंटेंस वाला ही रहेगा, थोड़ा सा इसमें केवल चेंजिंग हो जाएगा।
फर्स्ट टाइप के लिए स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डू या डज लिख देना है, ठीक। उसके बाद जो है आपको डू या डज लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तब। अगर पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो आपको डिड लिख देना है सबसे पहले। फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो विल या शैल लिख देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो नॉट भी लिखना है, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर वर्ड लिख देना है, लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये आपका फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, इसी से बनेगा सब वाक्य। उदाहरण देख लेते हैं। क्या रवि कार चलाता है? क्या रवि कार चलाता है, चलाता था, चलाएगा? तीनों वाक्य में हम देख लेते हैं। तो डज, पहला वाक्य डज रवि चलाता है, अंग्रेजी होगा ड्राइव्स, DRIVES, सॉरी ड्राइव्स नहीं रहेगा ड्राइव, क्योंकि डू या डज लगने से हमेशा एक वचन के वर्ब लगेंगे। डज रवि ड्राइव ए कार, क्योंकि कार काउंटेबल है तो ये हम लगा ही देते हैं, क्योंकि एक ही कार चलाएगा। डज रवि ड्राइव ए कार। क्यों, देखिए स्ट्रक्चर क्या करा, डू या डज में से एक लगाना, रवि एक वचन है तो डज लगा, सब्जेक्ट डज के बाद रवि लिख दिया। नाट, नाट तब लगेगा इसमें अगर नहीं शब्द रहेगा, नहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब नाट के आगे बढ़िए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे आ जाइए। हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब आती है चलाना, ड्राइव। क्या चलाता है? कार। इसी वर्ब में हम प्रश्न करते हैं क्या या किसे, तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा हमको पता चल जाएगा हाँ यही ऑब्जेक्ट है। क्या चलाता है? कार। अगर किसे प्रश्न करने से व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट पता चल जाता तो कोई और है नहीं। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में देख लेते हैं। डिड रवि ड्राइव ए कार हो जाएगा, क्या रवि कार चलाता था। फ्यूचर में क्या होगा? विल रवि ड्राइव ए कार। इस तरह से तीनों में चाहे जिसमें बनाना हो आप आराम से बना सकते हैं। वर्ब बदल दीजिए, टेंस बदल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए निगेटिव भी लगे हाथ बता देते हैं कि अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों आते हैं, तो ये तो इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव था, अलग से दो सूत्र में बताया नहीं स्ट्रक्चर। मान लीजिए इसी में नाट लगा दिए, क्या रवि कार नहीं चलाता है। हिंदी वाक्य में ऐसे नाट आ जाएगा, तो मान लीजिए नाट नहीं चलाता तो नाट आपको लगाना है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, नाट लगा दीजिए। डज रवि नाट, सब्जेक्ट के बाद देखिए नाट लगाना है तो आप भी सब्जेक्ट रवि है, इसी के बाद नाट लगा दीजिए। डज रवि नॉट ड्राइव ए कार, डिड रवि नॉट ड्राइव ए कार, विल रवि नॉट ड्राइव ए कार। इस तरह से निगेटिव है तो आराम से निगेटिव भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी में कभी नहीं शब्द आ जाएगा, क्या रवि कार कभी नहीं चलाता है, तो कभी नहीं अगर आ जाएगा तो नाट हटा के नेवर लगा दीजिए, बस। नेवर माने होता कभी नहीं। तो इंट्रोगेटिव में अगर कभी नहीं शब्द आएगा तो सहायक क्रिया लिखना कंपलसरी है, केवल निगेटिव में आएगा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अफर्मेटिव में होता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है वाक्य, प्रश्न। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा उसे इंट्रोगेटिव कहेंगे, और इंट्रोगेटिव में क्या क्या अंग्रेजी सहायक क्रिया लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए सहायक क्रिया भी लिखेंगे और नॉट जगह नेवर लगा देंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। अब चलिए सेकंड टाइप ही हम देख लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के वाक्य होते हैं कि ये फर्स्ट टाइप था। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में किसे कहते हैं? जब वाक्य के बीच में देखिए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये आदि प्रश्नवाचक शब्द, ये सारे शब्द जो है वाक्य के बीच में जब आ जाते हैं तो उसको हम सेकंड टाइप कहते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं WH टाइप भी कहते हैं, WH टाइप, क्योंकि WH से ही सारे प्रश्नवाचक शब्द शुरू होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर। लेकिन एक शब्द है हाउ, HOW, उसमें WH से नहीं शुरू है, लेकिन HOW, W लास्ट में है, शुरू में, तो वो बात क्या अलग है। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये वाक्य के बीच में आ जाए तो उसको हम सेकंड टाइप कहते हैं या WH टाइप कहते हैं। अब चलिए यही मान लीजिए यही है, क्या शब्द शुरू में आया है तो फर्स्ट टाइप है। अगर मान लीजिए ये बीच में आ गया, रवि क्या चलाता है, ऐसे आ गया रवि क्या चलाता है, तो अब सेकंड टाइप हो गया, क्या बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हाट डज रवि ड्राइव। इस तरह से हो जाएगा, व्हाट डज रवि ड्राइव, रवि क्या चलाता है, क्योंकि उत्तर तो देना नहीं है कि रवि कार चलाता है। तो इस तरह से सेकंड टाइप इस तरह से बन जाएगा, व्हाट डिड रवि ड्राइव, व्हाट विल रवि ड्राइव, इस तरह से बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सेकंड टाइप में है,
वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाते हैं, वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाते हैं, बुलाते थे, बुलाएंगे। इस तरह से तीनों टेंस में हम देख ले रहे हैं। कैसे होगा ट्रांसलेशन? क्यों का अंग्रेजी होगा वाई, सहायक क्रिया बिल लगेगा, सॉरी पहले फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तब बिल लगेगा, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दे रहे हैं। वाई डू, वे तुम्हें क्यों नहीं बुलाते, वाई डू सब्जेक्ट दे, नई शब्द भी आया है तो आप नाट लगा दीजिए, वाई डू दे नाट, बुलाना की अंग्रेजी कॉल, किसे नहीं बुलाते हैं, तुम्हें, तुम्हें का अंग्रेजी यू। अब पास्ट इंडेफिनिट हम बनाएंगे तो वाई डिड दे नॉट कॉल यू, तुम्हें क्यों नहीं बुलाते थे। फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे वाई विल दे नॉट कॉल यू। इस तरह से हम तीनों में बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब चलिए हम सेकंड टाइप भी आपका कंप्लीट कर दिए, लेकिन हाँ इसमें कुछ हु वाले वाक्य हम देख लेते हैं क्योंकि परेशानी ज़्यादा वहाँ हो जाती है बोलने में या लिखने में। तो हु का एक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देख ले रहे हैं ताकि वहाँ आपको गलती ना हो। हु वाले वाक्य, तो आप रूल आप लिख लेंगे, ध्यान देंगे। हु वाले वाक्य को हम कैसे अंग्रेजी बनाएंगे, हु वाले वाक्य को इतना ध्यान देना है, अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस के सूत्र से बनाते हैं। हु वाले वाक्य का अंग्रेजी बनाने का नियम क्या, अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस के सूत्र से बनाते हैं। कैसे, देखिए वाक्य ले लीजिए, तुम्हें कौन बुलाता है। मान लीजिए ये वाक्य है, इसकी अंग्रेजी आपको लिखना है, तुम्हें कौन बुलाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तुम्हें कौन बुलाता है, कहते हैं हु डू यू कॉल, हाँ सहायक क्रिया तो जरूर लगाएंगे लेकिन वो गलत हो जाता है। इसका सही अब मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, तुम्हें कौन बुलाता था, बुलाएगा, ये चीज़ हो गया। तीनों में हम बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि ग्रामर का कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बेधड़ल्ले से इंग्लिश बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे, सब कर लेंगे। तुम्हें कौन बुलाता है, इसकी अंग्रेजी हो गया हु कॉल्स यू। कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए तुम्हें कौन बुलाता है, ये वाक्य कितना है, वही कॉन्सेप्ट है नेवर वाला, ये 5% इंट्रोगेटिव है और ये 95% अफर्मेटिव है। कैसे है, क्योंकि कौन यहाँ इस वाक्य में कौन क्या है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड का हो या इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द भी है प्लस सब्जेक्ट भी है, दोनों का काम कर रहा है। कैसे, तुम्हें वाक्य की क्रिया में कौन लगा के प्रश्न करने से तो सब्जेक्ट पता चल जाता है। जैसे मतलब कि राम जाता है, प्रश्न करो कौन जाता है, राम, राम ने रावण को मारा, किसने राम को मारा, रावण को मारा राम ने, तो किसने या कौन लगा के प्रश्न करने से वर्ब में सब्जेक्ट पता चल जाता है। तुम्हें कौन बुलाता है, प्रश्न में बुलाना में कौन बुलाता है, तो भाई जो बुलाएगा वही सब्जेक्ट होगा, तो वो तो है ही नहीं, उसी के लिए तो कौन आ गया है। अगर मान लीजिए इसका उत्तर हम दे दें, तुम्हें कौन बुलाता है, मान लीजिए कौन की जगह हम लिख दें रवि, तुम्हें रवि बुलाता है, तो अब वाक्य अफर्मेटिव आराम से हो गया, अफर्मेटिव हो गया, तो वही रवि नहीं पता है तो इसलिए कौन लिख दिया गया। तो इसलिए इंक्वायरी की जा रही है, तो 5% ये वाक्य इंट्रोगेटिव है लेकिन 55% अफर्मेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट आराम से यहाँ लिख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट का, ये प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। तो अफर्मेटिव में होता क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हु लिख दिया गया, उसके बाद हम एक वर्ब लिखते हैं और एक वचन है तो यस यस लिखते हैं। अब इसके उत्तर में एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, कौन बुलाता है, रवि, तो इसलिए हम यस जोड़ देंगे। अगर इसी में हम कहते हैं तुम्हें कौन कौन बुलाता है या कौन कौन बुलाते हैं, कौन कौन बुलाते हैं, बुलाते हैं रहेगा, तब आएगा रवि और मोहन, कोई भी दो लोगों का नाम, तब यहाँ यस नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए अब यहाँ कौन सिंगल आया है तो काल में यस हम जोड़ेंगे। हु कॉल्स, किसे बुलाता है, तुम्हें, बुलाना में प्रश्न करें किसे, किसे या किसको लगा के प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट पता चलता है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर आप सब्जेक्ट मान लेंगे तो आपका वाक्य गलत करेंगे आप, तब हु डू यू कॉल करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा वाक्य। हु कॉल्स यू, क्योंकि इसको पशुवास भी बनाने के लिए आपको जानकारी होगी, बाय हुम आर यू कॉल्ड हो जाएगा इसका, या हु आर यू कॉल्ड बाय, इस तरह से यू को सब्जेक्ट आप आराम से बना ले जाओगे, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो हु कॉल्स यू, अगर मान लीजिए 55% ये अफर्मेटिव है, तो सीधी सी बात है जिसका परसेंटेज ज़्यादा है सरकार उसी की बनेगी जिसका बहुमत ज़्यादा रहता है, तो इस वाक्य भी उसी से बनेगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो अफर्मेटिव से नियम लग गया इसमें। अब मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे, तुम्हें कौन बुलाता था, तो हु कॉल्ड यू हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लग गया। फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे हु विल कॉल यू, ये चीज़ हो जाएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा।
रटने की कोई ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है कि हाँ क्यों काल्स लगता है, क्यों लगता है, इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अफर्मेटिव का इसमें नियम लगता है। अगर मान लीजिए यही वाक्य ऐसे है, निगेटिव में भी बनता है वो वाला वाक्य, कैसे देखिए यही लगा देते हैं हम, तुम्हें कौन नहीं बुलाता है। चलिए अब कौन नहीं आ गया, तो अब आपको करना क्या है, ये काल्स जो है इसके पहले डज लगा दीजिए, हु डज नॉट कॉल यू हो जाएगा, क्योंकि एक ही बात है भाई, मान लीजिए तुम्हें रवि नहीं बुलाता है, ऐसे आ जाएगा रवि नहीं बुलाता है, तो रवि डज नॉट कॉल यू होगा निगेटिव सेंटेंस। लेकिन रवि डज नॉट कॉल यू हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें कौन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रवि है नहीं, तो कौन की अंग्रेजी हम हु लिखेंगे और शुरू में ही लिख सकते हैं। हाँ 5% इंट्रोगेटिव है इसलिए प्रश्नवाचक का निशान तो लगेगा, लेकिन प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर पालन नहीं किया जाएगा कि भाई क्वेश्चन वर्ड पर हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट तब नॉट, ये प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर पालन नहीं किया जाएगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर पालन किया जाएगा। हु इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, सब्जेक्ट हो गया। निगेटिव में यह होता है सब्जेक्ट बाद डू या डज लगता है, फिर नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट बाद आप कॉल लगा दीजिए, रवि डज नॉट कॉल, किसे नहीं बुलाता, तुम्हें यू ऑब्जेक्ट हो गया। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, डज नॉट जगह हो जाएगा डिड नॉट, रवि डिड नॉट कॉल यू, रवि विल नॉट, यहाँ फ्यूचर में विल नॉट कॉल यू। इस तरह से आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हु वाला वाक्य का भी। अगर मान लीजिए इसी में तुम्हें कौन कौन नहीं बुलाता है, नहीं तो बुलाते हैं हो जाएगा, है पे बूंदी हो जाएगा, तो कौन कौन, हु डू नॉट कॉल यू हो जाएगा, डिड नॉट कॉल यू, विल नॉट कॉल यू। और कौन कौन नहीं कौन कौन बुलाता है तो हु कॉल यू हो जाएगा, तब यस नहीं लगेगा। इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि कौन कौन से सब्जेक्ट बहुवचन हो जाता है। जैसे कह दें कि तुम कौन कौन सी सब्जी खाते हो, विच वेजिटेबल्स, कौन कौन सी सब्जी, उसके बाद डू यू ईट, विच वेजिटेबल्स डू यू ईट, वेजिटेबल में यस लग जाएगा क्योंकि कौन कौन सी सब्जी, विच वेजिटेबल्स हो जाएगा, तो यस लगा देंगे, इससे बहुवचन हो जाता है। तो इस तरह से कौन कौन नहीं बुलाता है तो विच हु डू नॉट हो जाएगा, तब तो डू नॉट, हु के साथ डू नॉट लगाएंगे तो मान लिया जाएगा कि कौन कौन, हिंदी में कौन कौन आएगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों इंडेफिनिट में समाप्त किया। अब चलिए आपका जो है तीनों कॉन्टिन्यूअस भी हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट कम है। तो कॉन्टिन्यूअस में हम तीनों कॉन्टिन्यूअस देख ले रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, पहचान पहले देख ले रहे हैं। पहचान यही है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ जाते हैं। और लेकिन आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, इतना तो जनरली सब किताब में लिखा ही रहता है, रहा है, रही, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान ये देना है कि खड़ा है, बैठा है, कभी कभी ऐसे आ जाता है, खड़ा है, बैठा है, पड़ा है, या खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, ये सब भी आ जाते हैं। खड़ा है, बैठा है, पड़ा है। जैसे कहते हैं कि वह धूप में खड़ा है, तो खड़ा है मतलब खड़ा होने का काम उसका जारी है। वह कक्षा में बैठा है तो बैठा है, बैठा होने का काम। और अब आपका छाता फर्श पर पड़ा है, आपकी किताब मेज पर पड़ी है, तो पड़ा है, पड़ी है, पड़े हैं, बैठा है, खड़ा है, ये सब भी इसमें आ जाते हैं। इतना ध्यान देना आपको। जैसे मैं खड़ा हूँ तो इसकी अंग्रेजी आई एम स्टैंडिंग होगा। कुछ बच्चों से मैं पूछा क्लास में, कहें कि आई स्टैंड, तो गलत है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग, खड़ा हूँ तो मतलब खड़ा होने का काम जारी। तो रहा है, रही, रहे, खड़ा है, बैठा है, पड़ा, ये सब आते हैं। और इसमें सहायक क्रिया की बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इज, आई एम, आर, ये सहायक क्रियाएँ हैं। इज, आई एम, आर। अब जान लीजिए कहाँ लगेगा। इज जो है इसमें यस है, ट्रिक बना लीजिए, यस है तो इसके अंत में तो ये एक वचन के साथ लगेगा। आई एम हमेशा आई के साथ लगेगा, आर जो है बहुवचन के साथ लगेगा। इतना ध्यान देना। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, वही चीज़ है। खड़ा है की जगह था आ जाएगा, खड़ा था आ जाएगा। उसी तरह से बैठा था, पड़ा था, ये सब कुछ आ जाएगा, वही चीज़ है। हा की जगह था कर दोगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सहायक क्रिया की बात करें, इसमें दो सहायक क्रिया हैं। पहले का नाम है वाज, दूसरे का नाम है वर। इसको कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण इसका डिक्शनरी में देखेंगे तो वर ही है, इसलिए आप वर बोला करिए, वाज और वर। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या है, बिल और सैल।
तो वही चीज़ है, आई भी के साथ सेल, बाकी के साथ बिल लगेगा। बिल या सेल के साथ, सॉरी इसमें बी भी लगा देंगे, बिल बी या सेल बी, ये चीज़ होगा, क्योंकि फ्यूचर इंडिफरेंट बिल सेल था ना कॉन्टिन्यूस में, तो बिल बी या सेल बी हो जाएगा। तो बिल बी और सेल बी। अब वही ध्यान देना कि आई बी के साथ सेल बी, सब बाकी सभी के साथ बिल भी लगेगा। और ये वाज जो है कहाँ लगेगा, वाज हमेशा एक वचन के साथ लगेगा, एक वचन के साथ वाज, और आई के साथ भी वाज, इतना ध्यान देना, आई के साथ वाज और एक वचन के साथ वाज, और बहुवचन के साथ वर, इतना ध्यान देना। चलिए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का तो उसी से आप निगेटिव नॉट लगा के बना लेंगे। अब ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक में हम पूरा बता ही चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वाज या वर लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा तो बिल भी या सेल भी लग जाएगा, और तीनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, इतना ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस इतना आपको ध्यान देना है। तीनों टेंस का स्ट्रक्चर आपका एक में हो गया। अब चलिए वाक्य देख लेते हैं। वह मैदान में पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उड़ा रहा था और उड़ा रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो तीनों टेंस में बना लेते हैं। सबसे पहले वह मैदान में पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग, वह उड़ा रहा, क्या उड़ा रहा है, काइट, ही इज फ्लाइंग काइट इन द फील्ड, वह मैदान में पतंग उड़ा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो ही वाज फ्लाइंग काइट इन द फील्ड, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा तो ही विल बी फ्लाइंग काइट इन द फील्ड। इस तरह से आराम से तीनों में बन गया। और चलिए और भी स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, एक आध वाक्य और देख ले रहे हैं, तब दूसरे स्ट्रक्चर पे लगे। मान लीजिए मैं है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा था, पढ़ रहा हूँगा। इस तरह से तीनों में बना सकते हैं। तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग माई बुक, आई के साथ अपना का अंग्रेजी होता है माई, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो आई वाज रीडिंग माई बुक, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा तो आई शैल बी रीडिंग माई बुक। इस तरह से तीनों में बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं की जगह अगर बहुवचन रहेगा तो मान लीजिए जैसे और वाक्य देख ले रहे हैं, जैसे वे धूप में खड़े हैं, खड़े थे, खड़े होंगे, हो जाएगा दे आर स्टैंडिंग, वे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, इन द सन, चाहे सन लिख दीजिए चाहे सनशाइन, धूप की अंग्रेजी दोनों होती है। दे आर स्टैंडिंग, दे पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो दे वर स्टैंडिंग इन द सन, दे विल बी स्टैंडिंग इन द सन, अगर मैं रहेगा तो शैल भी हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप आराम से कर ले जाएंगे कंटिन्यूअस का। और चलिए निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। कंटिन्यूअस का मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा, बता दे रहा हूँ। निगेटिव चल लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही, सहायक क्रिया के बाद आपको कुछ करना नहीं है, यही आपको नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट इज एम आर, वाज योर, विल बी, शैल बी, प्लस नॉट लगा देना। लेकिन ध्यान ये देना है, यहाँ तो इज एम आर वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में नॉट कहाँ लगेगा, इतना आपको ध्यान देना है। नॉट जो है विल या शैल के बाद लगेगा,
पहले नाट लिखा जाएगा तब बी लिखा जाएगा, इतना ध्यान देना, क्योंकि इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सहायक क्रिया, रूल ये है, कोई भी सहायक क्रिया जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है एक से अधिक पार्ट में हो, एक से अधिक पार्ट में हो, तो पहले पार्ट के बाद, पहले पार्ट के बाद जो है और दूसरे से पहले और दूसरे पार्ट से पहले नाट लगा देते हैं। जैसे बिल भी सेल भी दो पार्ट में है, तो पहले पार्ट के बाद आप नाट लगा दीजिए बिल या सेल के बाद, और बी से बी दूसरा पार्ट है तो बी से पहले नाट लगा दीजिए। तो इसीलिए जो है बिल या सेल के बाद नाट तब भी लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये जो उदाहरण मैं दिया हूँ इसी में समझा दे रहा हूँ पहले। जैसे वह मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा है, मान लीजिए इसमें नहीं आ गया, नहीं उड़ा रहा है, तो ही इज नॉट फ्लाइंग काइट इन द फील्ड, और वाज नॉट, लेकिन बिल नॉट भी नहीं, बिल भी नॉट नहीं होगा, बिल नॉट भी हो जाएगा, इतना ध्यान देना। और मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा आई एम, हाँ नहीं पढ़ रहा हूँ अगर मान लीजिए है, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक हो जाएगा, वाज नॉट रीडिंग माई बुक, शैल नॉट बी रीडिंग माई बुक हो जाएगा। वे धूप में खड़े हैं तो दे आर स्टैंडिंग है, नहीं अगर खड़े हैं मान लीजिए दे आर नॉट स्टैंडिंग इन द वर नॉट, और लेकिन इतना ध्यान देना बिल भी नॉट नहीं होगा, बिल नॉट भी, ये चीज़ है। चलिए और उदाहरण देखते हैं, कुछ और अलग से एग्जाम्पल देखते हैं। बंदर छत पर नहीं बैठा है, बैठा था, बैठा होगा, इस तरह से होगा, तो हो जाएगा द मंकी इज नॉट सिटिंग ऑन द रूफ, द मंकी इज नॉट सिटिंग ऑन द रूफ, ये चीज़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा तो वाज नॉट सिटिंग ऑन द रूफ हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो विल नॉट बी सिटिंग ऑन द रूफ हो जाएगा, इतना ध्यान देना। तो आई होप आप आराम से कॉन्टिन्यूस का निगेटिव भी आप बना लेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव पे नज़र डालते हैं। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आपको क्या ध्यान देना है, इसको देख लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या है कि यही ईजेएमआर पहले हो जाएगा, सहायक क्रिया नहीं पहले हो जाता, आपको पहले बताया गया। और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से सब्जेक्ट हट के ईजेएमआर के बाद हो जाएगा। पहले देखिए ईजेएमआर रहेगा या वाज या वर रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, बिल या सेल प्लस नॉट रहेगा, इतना ध्यान देना। लेकिन ये जो है ध्यान देना, ईजेएमआर वाज या वर, उसके बाद जो है सब्जेक्ट रहेगा, तीनों बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेगी, इतना ध्यान देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में, और के नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस में आपको क्या ध्यान देना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में बिल या सेल के बाद जो है पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, तब बी रहेगा, तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगा, इतना ध्यान देना। क्योंकि भाई बिल या सेल सब्जेक्ट सहायक क्रिया आधी जो है लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट तब भी, क्योंकि दूसरा पार्ट बी से पहले लिखना है, तो वही चीज़ है, इसमें एक ही पार्ट है तो नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरा पार्ट क्या है, नॉट के बाद लिखना है, इतना ध्यान देना। चलिए उदाहरण से समझते हैं और अच्छे से।
क्या बढ़ई, क्या बढ़ई मेज बना रहा है, बना रहा था, बना रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज कारपेंटर मेकिंग ए टेबल, क्या बढ़ई मेज बना रहा है। प्रश्नवाचक का निशान लगा देंगे। रुकिए देखते हैं। चलिए देख, हाँ, क्या बढ़ई मेज बना रहा है, रहा था, रहा होगा, ये चीज़ है। तो इज कारपेंटर मेकिंग ए टेबल, ये चीज़ आपका हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो वाज कारपेंटर मेकिंग ए टेबल, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा तो विल कारपेंटर नॉट मेकिंग ए टेबल, ये चीज़ नहीं रहेगा। नॉट के बाद यहाँ बी भी रहेगा। विल कारपेंटर नॉट बी मेकिंग ए टेबल, इतना ध्यान देना, क्योंकि उसमें बताया गया था कि विल या सेल्फ, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर बी, तब वर्ब के आगे फॉर्म। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए और भी अब देखते हैं। क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे होंगे, ये वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, हो जाएगा। पास्ट में रहे होता तो रहे थे। चलिए दोनों बता दे रहे हैं। क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, रहे थे, रहे होंगे। तो पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हो जाएगा आर वी नॉट हेल्पिंग यू, आर वी नॉट हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस बजेगा वर वी नॉट हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू, इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आपके आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड टाइप अगर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सेकंड टाइप में कुछ नहीं करना है, सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, जो क्वेश्चन वर्ड लिख देना है या WH टाइप वर्ड लिख देना है। उसके बाद जो है सहायक क्रिया लिख देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो डू या डज लिखना है।
पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो डिड लिखना है। फ्यूचर सॉरी ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, इसको हम पढ़ा ही चुके हैं। हाँ कंटिन्यूस का बताना है। फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम इज एम आर लिखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज या वर लिख देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस है तो विल या शैल लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ कंटिन्यूस तक तो इज एम आर वाज या वर के बाद जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख देंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, तब बी लिखेंगे, तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म पे आएंगे हम। इतना ध्यान देना है। नॉट के बाद इसमें बी भी लगेगा, वहाँ बी नहीं लगेगा। उदाहरण देखते हैं। वह अपना काम क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा था, क्यों कर रहा होगा। तो क्यों करेंगे वाई इज ही डूइंग हिज वर्क, वाई इज ही डूइंग हिज वर्क। पास्ट कंटिन्यूस में रहेगा तो वाई वाज ही डूइंग हिज वर्क। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहेगा तो वाई विल ही बी डूइंग हिज वर्क हो जाएगा। मान लीजिए यही वाक्य है, नहीं शब्द है, वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, तो वाई इज ही नॉट हो जाएगा, नॉट डूइंग हिज वर्क, वाज ही नॉट डूइंग हिज वर्क, वाई विल ही नॉट बी, यहाँ नॉट बी हो जाएगा, इस तरह से डूइंग हिज वर्क। तो आई होप समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टेंस पे आ जाते हैं। अब आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस पे चलते हैं। देखिए परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसको देखते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो पहचान इसकी है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द रहता है। और इसके अलावा लिया है, गया है, आया है, यस, मतलब ये शब्द भी आते हैं, यानी या है, ये है, आप ध्यान दीजिए। और आ है भी आ सकता है, जैसे मैंने ताजमहल देखा है, आई हैव सीन द ताज, इस तरह से ये सब भी आ सकते हैं। एक्शन कंप्लीट रहता है प्रेजेंट टेंस में, जस्ट फिनिश्ड रहता है। और इसकी सहायक क्रिया की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया जो है हैज या हैव है। तो आपको पता है एक वचन के साथ हैज लगेगा, क्योंकि यस है इसके अंत में, ये भी ट्रिक बना सकते हैं। हैज, हैव जो है बहुवचन के साथ लगेगा, ये बहुवचन के साथ लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में जो है पहचान की बात करें तो चुका था हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसके अलावा लिया था, गया था, आया था, ये सब भी आ जाते हैं, या था, आ था। और इसकी सहायक क्रिया की बात करें तो इसमें सहायक क्रिया केवल एक है, उसका नाम है हैड। और फ्यूचर परफेक्ट में पहचान की बात करें तो इसमें चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आएगा। या फिर आ जाएगा चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, ठीक है, जैसे चुकोगे, चुकूंगे, चुकेगा, ये सब भी आ जाते हैं। और इसकी सहायक क्रिया की बात करें विल हैव या शैल हैव है, ये दो सहायक क्रियाएँ हैं, विल हैव या शैल हैव। कॉन्सेप्ट की बात करें तो आई के साथ शैल हैव लगेगा, बाकी सभी के साथ जो है विल हैव लग जाएगा आपका। तो ये चीज़ है आपका। और चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज या हैव लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड लिखा जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव या शैल हैव लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखा जाएगा? थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख दिया जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। राम ने अपना काम कर लिया है। राम ने अपना काम कर लिया या राम अपना काम कर चुका? बात एक ही है। कर लिया था, कर लिया होगा या कर चुका होंगे। तो राम ने अपना काम कर लिया तो राम हैज डन, राम हैज डन हिज वर्क, ये चीज़ हो जाएगा। पास्ट में रहेगा तो राम हैड डन हिज वर्क, फ्यूचर में रहेगा तो राम विल हैव डन हिज वर्क। इस तरह से यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आराम से बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, चुका था, चुका होगा। इस तरह से हो जाएगा। हो जाएगा ही हैज़ फिनिश्ड, he has finished या completed his homework, he has finished his homework, वो अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। अगर ये पास्ट में होगा तो ही हैज के क्या हो जाएगा? आपका हैड हो जाएगा। ठीक है, हैज हैड हो जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विल हैव हो जाएगा, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। इस तरह से आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अफर्मेटिव चलिए निगेटिव भी देख लेते हैं कैसे बनता है इसका। देखिए निगेटिव बनाने के लिए क्या करना, क्या स्ट्रक्चर यही रहेगा। हैज या हैव के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। हैज या हैव या हैड के बाद नॉट लगा देंगे। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में आपको विल हैव शैल हैव पूरा नहीं लिखना, आधी सक्रिय लिखना है। सबसे पहले विल या शैल लिख देना, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, तब हैव लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लिख देना है। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट में सक्रिय है तो सब्जेक्ट और नॉट बीच में ही आएगा, इतना ध्यान देना। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मोदी अपने देश की दशा नहीं सुधार चुके हैं। रियलिटी में मत जाना, सुधार चुके हैं कि नहीं चुके हैं। आप उससे नहीं मतलब है, ये वाक्य है, आपको बस समझाने के लिए दिया जा रहा है। मेरा कोई इससे मतलब नहीं है कि सुधारे हैं कि नहीं सुधारे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है। मोदी अपने देश की दशा नहीं सुधार चुके हैं। तो मान लीजिए चुके हैं पास्ट में रहेगा, चुके थे, चुके होंगे, इस तरह से है। प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। तो निगेटिव वाक्य बनाना है। मोदी हैज नॉट इम्प्रूव्ड, मोदी नहीं सुधार चुके हैं। क्या नहीं सुधार चुके हैं? द कंडीशन हाँ अपने देश की कंडीशन ऑफ हिज कंट्री, मोदी के साथ अपना हिज लगेगा। मोदी हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड द कंडीशन ऑफ हिज कंट्री, ये चीज़ हो जाएगा।
अच्छा, पास्ट टेंस में रहेगा तो मोदी हैज नॉट की जगह क्या हैड नॉट हो जाएगा। फ्यूचर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोदी विल नॉट हैव, तब इम्प्रूव्ड हो जाएगा। विल नॉट हैव से पहले नॉट लगेगा, हैव इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हिज कंट्री। इस तरह से आपका आराम से निगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कुछ स्ट्रक्चर इसमें देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, सब कुछ यही रहेगा। यही सब्जेक्ट जो है यहाँ से हट के सहायक क्रिया, आधी जो सहायक क्रिया उसके बाद इसमें देखिए लगा ही है, ठीक है। विल एस के बाद सब्जेक्ट नॉट है हो जाएगा। इसमें भी यही क्या हो जाएगा, हैज या हैव या हैड, उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, तब नॉट तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आधी सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट लग जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। ताकि क्या बंदर पौधों को नष्ट कर दिया है, कर दिया था, कर दिया होगा या कर चुका होगा, बातें की हुआ। तो सबसे पहले क्या कहेंगे जी, हैज लगे, हैज द मंकी, क्या बंदर, डिस्ट्रॉयड, DESTROY, डिस्ट्रॉयड में नष्ट करना, पौधों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स। अब पास्ट में रहेगा तो हैड हो जाएगा, हैड द मंकी डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स। फ्यूचर में रहेगा तो विल द मंकी हैव डिस्ट्रॉयड द प्लांट्स। लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लग जाएगा, इतना ध्यान देना। मान लीजिए अगर इसी में हम निगेटिव रहेगा, क्या बंदर पौधों को नष्ट नहीं कर दिया है या नहीं नष्ट कर दिया है, बात एक ही बात। नहीं अगर लग जाएगा तो सब्जेक्ट बाद आप भी नॉट लगा, हैड द मंकी नॉट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, हैड द मंकी, इसमें भी नॉट हैव डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हैड माने सब मंकी के बाद हमेशा नॉट लगा दीजिए बस। तो ये आपका जो है फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप का भी अगर नहीं कि कैसे बनेगा उसका भी जान लीजिए। सेकंड टाइप में स्ट्रक्चर सब कुछ यही रहेगा, करना कुछ नहीं है आपको। सबसे पहले आपको सेकंड टाइप के कोई भी वाक्य हो तो उसमें आपको सबसे पहले क्या कर देना है, क्वेश्चन वर्ड कर देना है। क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप वर्ड रहेगा। उसके बाद जो है आपको फिर यही हेल्पिंग वर्ब है, सब कुछ जैसे है वैसे रहेगा। उदाहरण देख लेते हैं। वह बाजार क्यों नहीं गया है, गया था, गया होगा या जा चुका होगा, बात देखिए हुआ। तो सबसे पहले हो जाएगा वाई हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट, वाई हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं गया है, ये चीज़ हो जाएगा। पास्ट में रहेगा वाई हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट हो जाएगा। फ्यूचर में हो जाएगा वाई विल ही नॉट हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से हो जाएगा आपका आराम से। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब आपको जो है सिंपली तो इससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन हाँ कभी कभी इसमें 2 सेंटेंस भी आ जाते हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। बाय द वे 2 सेंटेंस आ गया तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको जान लीजिए। जैसे मान लीजिए पास्ट परफेक्ट में 2 सेंटेंस आ जाता है, तो फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में 2 सेंटेंस आ गया, तो उसको हम कैसे बनाएंगे उसको भी हम देख ले रहे हैं। तो अगर देखिए जैसे वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर
चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये वाक्य मान लिया गया तो कैसे बनाएंगे, देखिए। तो अगर पास्ट परफेक्ट में दो वाक्य आ जाएगा तो जो काम पहले समाप्त होगा, जो काम पहले समाप्त, यहाँ पहले लिखा गया तो बताता है यहाँ वाला इधर वाला पहले का समाप्त होगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। और जो काम बाद में समाप्त होगा, इधर वाला बाद में, अगर वो पहले है तो इधर बाद में, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे। इतना ध्यान देना है, बस आपका आराम से बन जाएगा। तो पहले शब्द आया तो इधर वाला पहले लिखेंगे, बाद आया तब भी इधर वाला पहले लिखेंगे, लेकिन बाद आया तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। इतना ध्यान देना। तो पहले लिखेंगे रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था, पहले कहेंगे जी क्या हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर केम। ये चीज़ हो गया, ठीक। और मान लीजिए यही वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में आ गया, रोगी मर चुका था की जगह मर चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, आगे बिफोर द डॉक्टर कम्स हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा तो पहले मतलब पहले शब्द आएगा तो पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, बाद वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर के दोनों वाक्य जो फ्यूचर में नहीं लिखे जाते तो इसलिए हम प्रेजेंट में लिखते हैं। तो डॉक्टर एक वचन है तो कम्स हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में दो वाक्य आ गए बाय द वे, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है, मान लीजिए ये है मर चुका है, ये आ गया, तो क्या करोगे आप, उसको भी कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ। द पेशेंट, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है, तो हो जाएगा द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बना देंगे पहले, बाद वाला पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर नहीं शब्द है, नहीं शब्द आया तो आप सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दें, ठीक है। हैज़ नॉट, विल नॉट हैव, हैड नॉट, ये चीज़ कर दें। और यही शब्द अगर बाद आता है तो बाद वाला पहले लिख दो, ठीक। चलिए एक बाद वाला भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए राम के वन जाने के बाद दशरथ मरे या मर गए थे, बात एक ही। दशरथ, अब बाद आया है तो इधर वाला बाद वाला पास्ट टेंस बना देंगे, दशरथ डाइड आफ्टर राम हैड गॉन टू फॉरेस्ट। ये चीज़ हो गया। आगे ही अगर पास्ट में मर गए, मरे नहीं, मर चुके होंगे, तो दशरथ विल हैव डाइड हो जाएगा। मर अगर चुके होंगे, अगर ऐसे आ जाएगा तो दशरथ क्या हो जाएगा, विल हैव, अच्छा बाद शब्द आया, सॉरी बाद शब्द आया तो पहले ऐसे बनेगा, बता दे रहा हूँ। बाद आएगा तो बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो हो जाएगा दशरथ डाइज। वैसे ऐसे वाक्य कम आते हैं, लेकिन बाय द वे आप करना चाहो तो आप कर सकते हो आराम से। दशरथ डाइज आफ्टर राम विल हैव गॉन टू फॉरेस्ट, सब कुछ वही रहेगा। अब मान लीजिए प्रेजेंट में आ गया है, दशरथ राम के बन जाने के बाद दशरथ मर चुके, इसमें तो होंगे था, मर चुके हैं, तो हो जाएगा दशरथ डाइज आफ्टर राम हैज
गॉन टू फॉरेस्ट। इस तरह से अगर डबल सेंटेंस आते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते तो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो बचा है उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीनों का परफेक्ट हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? वही रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, यही शब्द हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यही है कि ये पहचान के साथ जो है टाइम भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? ये है की जगह था आ जाएगा, रहा है की जगह रहा था आ जाएगा, खड़ा था, बैठा था, पड़ा था, ये शब्द आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा है या था की जगह क्या होगा? रहा होगा, रहेगा, ये शब्द आ जाएगा। और सब में क्या रहेगा? सब में क्या रहेगा? समय दिया रहेगा। इसमें भी समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? हैज बीन, हैव बीन है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, शैल हैव बीन, ये सहायक क्रिया है। अब इतना तो पता है कौन सी सहायक क्रिया कहाँ लगेगी, चलिए देख भी लेते हैं। हैज जिसमें लगा है वो एक वचन के साथ लगेगी, हैज बीन हो गया। हैव बीन क्या है? ये हैव बीन बहुवचन के साथ लगेगी। हैड बीन एक ही है तो ये सभी के साथ यही लगेगी। और शैल हैव जिसमें शैल लगा है वो आई बी के साथ लगेगी, बाकी सब विल हैव बीन जो है अन्य के साथ लगेगी, आई बी को छोड़कर। और इसमें आप रूल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रूल ये है कि इसमें देखिए जब समय रहेगा तो समय के लिए हिंदी वाक्य में से आ जाएगा, ठीक है। और जैसे टाइम रहेगा समय के साथ से आएगा, जैसे 2 बजे से, 3 घंटे से, 4 दिन से, ये शब्द आ जाएगा। तो से की अंग्रेजी के लिए हम यदि यह ध्यान देना, रूल यही ध्यान देना आपको, से की अंग्रेजी हम बनाना है जो समय आएगा तो उसके लिए हम सिंस या फार लगाएंगे, सिंस या फार लगा देंगे। कब सिंस लगे कब फार उसको जान लीजिए। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम जिसको निश्चित समय कहते हैं, उसके लिए सिंस लगेगा। फार जो है पीरियड ऑफ टाइम यानी जिसको अनिश्चित समय कहते हैं, उसके साथ हम लगा देंगे, ठीक है। फार अब कैसे जानोगे निश्चित और अनिश्चित, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्ष के नाम, समय अगर बजे में दिया हो, ये सब निश्चित समय है। और वहीं अगर दिनों, महीनों, वर्षों, घंटों, मिनटों, सेकंडों इत्यादि की संख्या दिया गया हो तो वो अनिश्चित समय कहते हैं। तो निश्चित समय में एक क्या ट्रिक ये जान लीजिए कि कार्य कब से शुरू हुआ, ये निश्चित समय होता है। कब से शुरू हुआ, इसमें ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहता, कब से शुरू हुआ। जैसे 2 बजे से, 2 बजे से मतलब जुलाई से, रविवार से, ये सब शुरुआत बताया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कितने देर तक चला। और फार जो है इस पर ये बताया जाता है कार्य कब तक चला। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो 2 घंटे तक मेरे पढ़ाने का काम चला, आगे भी जारी है, वो बात अलग है। 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 10 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से इतना समय तक चला, तो ये इसमें अंतराल आ जाता है, घंटों, मिनटों, ये सब की संख्या आ जाता है, तो उसको हम फार वहाँ लगाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो कुल मिला के सिंस जो है निश्चित होता है। इसमें कार्य ट्रिक ये है, कार्य कब से शुरू हुआ ये चीज़ केवल बताया जाता है, और कब तक चला ये चीज़ नहीं बताया जाता। और फार में जो है कार्य का अंतराल पाया जाता है, कार्य कब तक चला ये चीज़ आपको बताया जाता है, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम। इसमें लेंथ ऑफ कार्य कितने समय तक चला, लेंथ ऑफ टाइम बताया जाता है, तो फार लगता है। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण क्या, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं आराम से। हाँ, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है आराम से हम स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा,
फिर हैज बीन या हैव बीन लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो हैड बीन रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन रहेगा। ये चीज़ रहेगा। उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। इसी अदर वर्ड में हम आपको क्या करेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम भी लिख देंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। विराट 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, रहा है, रहा था, रहा होगा। इस तरह से तीनों में आ सकता है। अब देखिए विराट 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कार्य की शुरुआत ही केवल नहीं बताई, कार्य कब तक चला, लेंथ ऑफ टाइम भी दे दिए, 2 घंटे से अनिश्चित समय। तो जितना दिनों, महीनों, वर्षों, सेकंडों, मिनट आदि की संख्या दे दिया घंटों की, तो आप अनिश्चित समय मान लेना। कोई भी संख्या 1 2 3 4 आए तो अनिश्चित मान लें। ट्रिक यही है। हाँ, बजे में समय है 2 बजे से, तो 2 या 3 के साथ बजे अगर लगाए तो अनिश्चित है, सॉरी तब निश्चित है। क्योंकि 2 बजे से खेल रहा था, ये नहीं बताया कब तक खेला कब तक नहीं, केवल शुरुआत बता दिएगा, तो वो अनिश्चित माना जाएगा, सॉरी निश्चित माना जाएगा, बाकी सब अनिश्चित। तो यानी कि 2 घंटे से, इसमें बजे में नहीं है तो अनिश्चित है। तो लिख लीजिए विराट 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। विराट हैज़ बीन, विराट हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। विराट क्रिकेट खेल रहा है कब से, 2 घंटे से। तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी फॉर 2 आवर्स। देख लीजिए स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हो गया विराट, साइक्रिया हैज़ बीन लगे एक बच्चे के वर्ब के फॉर्म प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, अदर वर्ड में सिंस या फॉर पहले लिखा जाएगा, तो फॉर लिखे हम, फिर टाइम लिखा जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे। अब यही पास्ट कंटिन्यूअस में अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओगे तो हैज क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, विराट विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सब कुछ यही होगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक वाक्य और ले लेते हैं। हम 6 बजे से यह कार्य कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे। तो हो जाएगा वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। हम इस कार्य को कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, 6 बजे से। तो 6 बजे से निश्चित समय, क्योंकि बजे में अगर रहे तो निश्चित माना जाता है। शुरुआत बताया गया, ये नहीं बताया कब तक किए कब तक नहीं। 6 बजे से कर रहे हैं, बस इतना। कार्य की शुरुआत केवल बता दिया जाए तो निश्चित होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 6 o'clock, 6 बजे से अंग्रेजी। अब यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड। वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो हैड बीन लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर रहेगा तो वी के साथ जो है शैल हैव लग जाएगा, वी शैल हैव बीन। आगे सब कुछ वही रहेगा, डूइंग दिस वर्क सिंस 6 o'clock। तो इस तरह से आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो निगेटिव में भी कुछ करना नहीं है, केवल नॉट लगाना है। कहाँ लगाना है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर। नॉट लगाने का रूल यही है कि कोई भी सक्रिय एक से ज़्यादा पार्ट में हो तो पहले पार्ट के बाद और दूसरे पार्ट से पहले हम नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ क्या कहाँ लगेगा नॉट, हैज़ के साथ नॉट लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। कुल मिला के इतना जान लीजिए,
हैज या हैव हो जाएगा, फिर नाट हो जाएगा। हैज या हैव के बाद नाट तब बीन। यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैज के बाद नाट तब बीन हो जाएगा। बिल या सैल, ठीक है, देखिए बिल या सैल के बाद जो है नाट तब हैव बीन हो जाएगा। इतना ध्यान देना है, पहले पार्ट के बाद नाट लगा के तब दूसरा पार्ट लिखना, बाकी सब वही रहेगा। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे मान लीजिए सरिता 3 दिन से खाना नहीं पका रही है। पका रही है, पका रही थी, पका रही होगी। तो हो जाएगा सरिता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड 3 दिन से फॉर 3 डेज, क्योंकि 3 दिन से क्या है, अनिश्चित समय है। यहाँ लेंथ ऑफ टाइम बता दिया गया है। ठीक है, 3 दिन से नहीं पका रहे हैं, तो दिनों की यहाँ संख्या दे दिया गया है, तो अनिश्चित समय है। ठीक, अगर यही वाक्य होगा सरिता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। फ्यूचर में विल नॉट तब हैव बीन रहेगा। विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 डेज। इस तरह से आप वर्ब बदल दो, आपका टेंस बदल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए अब निगेटिव भी आप कर ले जाएंगे। अब चलिए इंट्रोगेटिव पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि तो नाट ही लगाना था, कहाँ लगाना है आपको पता हो गया। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कहाँ क्या करना है। अगर निगेटिव आपको आ गया है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में कुछ करना नहीं है। देखिए केवल करना क्या है, यही सब्जेक्ट हट जाता है यहाँ से, और ये पहले पार्ट के बाद आ जाता है। कहाँ आ जाता है, हैज या हैव के बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट आएगा, वहाँ से हट के यहाँ हैड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, और यहाँ बिल या सैल के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, तब नाट आएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है कि या जो भी सहायक क्रिया शुरुआत में लिखा जाएगा एक पार्ट, उसी के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या सोहन आधी रात से अपना पाठ याद कर रहा है। क्या सोहन आधी रात से अपना पाठ याद कर रहा है। अब मान लीजिए कर रहा है तो कर रहा था हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। कर रहा होगा अगर आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो तीनों मास आराम से आप करिए। तो क्या सोहन आधी रात से अपना पाठ याद कर रहा है। हैज सोहन बीन, किस आधी साक्रिया लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट लिखा है, नाट नहीं है तो आगे बीन। हैज सोहन बीन, याद करना कहेंगे जी, लर्निंग हिज लेसन, कब से, आधी रात से, सिंस मिडनाइट। अब यहाँ देखिए काम करने की शुरुआत तो बता देगा आधी रात से, लेकिन कब तक नहीं किया कि किया ये सब नहीं बताया जा रहा। ये मतलब पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, निश्चित समय माना जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दिया गया है बजे में। ठीक है, समय है तो मान लीजिए संख्या के साथ रहता है 1 2 1 2 3 4 5 बजे से, तो भी माना जाता है। अब तो जान लीजिए सुबह दोपहर शाम आधी रात, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, ये सब निश्चित समय है। हैज सोहन बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मिडनाइट।
अब देखिए मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड, आगे सब कुछ वही रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो क्या हो जाएगा, बिल, क्योंकि सोहन के साथ बिल लगे, बिल सोहन। लेकिन इतना ध्यान देना, बिल सोहन, तब उसके बाद नाट रहेगा, नाट नहीं है ना तो आगे बढ़ जाएंगे, बिल सोहन हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, तब लर्निंग, आगे सब कुछ हो जाएगा। चलिए एक बात और समझ लेते हैं कि मान लीजिए क्या वाला वाक्य निगेटिव है, नहीं शब्द भी आया, तब क्या करेंगे, क्या सोहन आधी रात से अपना पाठ मान लीजिए नहीं याद कर रहा है, ऐसे आ जाएगा। तो आपको नाट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद है सोहन, देखिए नाट बीन लर्निंग हो जाएगा। इसमें हैड सोहन, ठीक है, इसमें भी हैड के साथ भी सोहन के बाद नाट बीन लग जाएगा, बिल के बाद सोहन, सोहन के बाद देखिए यहाँ नाट लग जाएगा, निगेटिव रहेगा नाट लग जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया निगेटिव कॉन्सेप्ट भी, इसमें कुछ है नहीं, नाट कहाँ लगाना है इतना समझना था आपको। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप रहेगा तो कैसे बनेगा, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान ही है, जैसे सब में बताते हैं वैसे इसमें भी रहेगा। देखिए तो आपका इंट्रोगेटिव अगर है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप अगर रहेगा तो यही सहायक क्रिया, देखिए बिल या जो सहायक क्रिया है फर्स्ट तो पहले हो जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद हो जाएगा। सॉरी फर्स्ट टाइप तो बता दिए कि सहायक क्रिया पहले हो गया, सेकंड टाइप बताना था। सेकंड टाइप में क्या है कि फर्स्ट टाइप वाला ही पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड में मतलब WH जो टाइप वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएंगे, बस ये इतना आपको समझना है। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। रोहन जुलाई से विद्यालय कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, जा रहा था हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जा रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे कहेंगे जी, हो जाएगा हाउ, हाउ हैज रोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। ठीक है, पहले कैसे कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हाउ हो गया, सहायक क्रिया हैज, सब्जेक्ट नाट, फिर बीन, क्योंकि आधी सहायक क्रिया लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नाट है, नाट नहीं तो बीन, गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। अब अच्छा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तब क्या हो जाएगा, यही चीज़ रहेगा, हाउ हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड, आगे सब कुछ वही रहेगा। फ्यूचर में रहेगा तो क्या, हाउ के साथ बिल रहेगा, हाउ बिल रोहन हैव बीन गोइंग से आगे सब कुछ वही रहेगा। चलिए एक और बात जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसमें नहीं आ गया, रोहन जुलाई से विद्यालय कैसे नहीं जा रहा होगा, नहीं शब्द आया है तो कैसे कहाँ लगाएंगे हम नाट, सब्जेक्ट बाद नाट लगा देते हैं, हाउ हैज रोहन, देखिए यहाँ नाट बीन लग जाएगा, पास्ट में भी हैड बीन से पहले नाट लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हाउ विल रोहन नाट यहाँ लग जाएगा। इतना ध्यान देना, इसमें 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट है तो पहला बिल है, दूसरा हैव से पहले नाट लगेगा, इसमें 2 ही पार्ट है, तो पहला देखिए हैज या हैव जो था उसके बाद बीन से पहले नाट लगा, ठीक है, हैड बीन में 2 है, हैज बीन में 2 है, तो इसलिए वहाँ बीन से पहले नाट लगेगा, लेकिन इसमें 3 है तो इसलिए बीन से पहले नहीं, हैव से पहले नाट लगेगा, इतना आपको ध्यान देना है। तो चलिए एक वाक्य और देख लेते हैं। मैं 2 हफ्ते से मैं 2 हफ्ते से बाजार
क्यों नहीं जा रहा था, जा रहा हूँ पहले लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो चलिए इसको आप बनाइए। सबसे पहले आप अपने मन में वीडियो को पॉज करके रोकिए, देखिए, फिर उसके बाद बनाइए, फिर मैं बता रहा हूँ। मैं 2 हफ्ते से बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। बाज़ार क्यों नहीं जा रहा हूँ? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों कहेंगे जी, वाई। उसके बाद जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो इसलिए हैव लगेगा। वाई हैव, सब्जेक्ट आई है क्योंकि आई नहीं के लिए नॉट। वाई हैव आई नॉट बीन, फिर बीन लगेगा। आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, कब से? 2 हफ्ते से। तो अनिश्चित समय, क्योंकि हफ्तों की देखिए संख्या दे दिया गया, समय का अंतराल मिल रहा है। 2 हफ्ते से नहीं जा रहा हूँ, आगे भी नहीं काम न जाने का जा रही है। वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस नहीं रहेगा, अनिश्चित समय है तो फार लगेगा। फार 2 वीक्स, कितने हफ्ते से? 2 हफ्ते से। वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस फार 2 वीक्स। अब देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो क्या होगा? वाई हैव की जगह हैड हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 वीक्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? वाई, हाँ सब्जेक्ट आई है तो इसलिए सेल हो जाएगा। वाई सेल आई नॉट हैव बीन, ठीक है, 3 पार्ट में है तो इसलिए दूसरे पार्ट हैव है, उसके ऊपर नॉट लगेगा। गोइंग टू मार्केट सब कुछ वही रहेगा, फॉर 2 वीक्स। तो ये था आपका 12 टेंस मैं एक ही वीडियो में कवर किया। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको एक्टिव पैसिव की वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे, फिर आगे आपको इनडायरेक्ट बनाया जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो पर जो है वॉच करते रहें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें और पढ़ सकें। मैं सबकी मदद जो करना चाहता हूँ, मेरा मकसद पूरा हो सके, सभी विद्यार्थियों की मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।